4 जहाज़ थे जो हाईजैक हुए। उनमें से 2 जहाज़ जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मारे गए, एक जहाज़ को पेंटागन पे गिराया गया। लेकिन जो चौथा जहाज़ था, उसमें कहा जाता है कि फाइटर जेट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि उसे हवा में ही गिरा दें। लेकिन रास्ते में जो पैसेंजर्स थे, उन्होंने दहशतगर्दों के साथ फाइट की और वो जहाज़ जो है वो एक खाली मैदान में गिरा दिया गया। असल में क्या कुछ हुआ था? अमेरिकन कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अपने लोगों को मारने की। जो चौथा जहाज़ था, उसका टारगेट क्या था? तो आज हम अमेरिका को इस तरह याद करते हैं, एक अमेरिकन मुल्क था। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये हमले की जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन ने कबूल नहीं की और मौके पर कहा गया कि ये अटैक मुसाद ने करवाया। ये तो ऐलान ना करने की वजह है। अगर आप एक बार इमेजिन करें कि 9/11 का अटैक नहीं हुआ तो आज के दिन दुनिया कैसी होती और अलकायदा जो है आज के दिन क्या कुछ कर रही होती, किस मिशन पर होती? इसराइल को खुला लाइसेंस तो 9/11 ने दिया ना, वो बोलता है दहशतगर्द है, ये हमारे मुल्क में दिस इज व्हाट इट इज। उसने ये हटा दिया कि मैं इन पर जुल्म कर रहा हूँ। हर वो आदमी दुनिया में जो जालिम था वो मजलूम बन के सामने आ गया। अमेरिका ने 9/11 से क्या कुछ सीखा? हम लोग उस आंख जिसका मैंने जिक्र किया था उसके सामने हम लोग सब नंगे बैठे हैं आज। और क्या आज के दिन भी इस हमले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है या वो फाइलों के अंदर बंद हो गई है? अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, वो इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं रुकती। 11 सितंबर 2001 9/11 का वो हमला। हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में तो बताया कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, 19 अफराद ने कैसे उन 4 जहाज़ों को हाईजैक किया, इसका मास्टरमाइंड कौन था, उसामा बिन लादेन का क्या रोल था इस हमले में, और इस हमले के बाद अमेरिका ने क्या कुछ सीखा और क्या इन फ्यूचर ऐसा दोबारा कोई हमला हो सकता है। ये सब इन्फॉर्मेशन जानिए आज के इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में सिर्फ कामरान फरीदी से। कामरान भाई, इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेट पर है, उनके मुताबिक 4 जहाज़ थे जो हाईजैक हुए। उनमें से 2 जहाज़ जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मारे गए, एक जहाज़ को पेंटागन पे गिराया गया। लेकिन जो चौथा जहाज़ था, उसमें कहा जाता है कि फाइटर जेट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि उसे हवा में ही गिरा दें। लेकिन रास्ते में जो पैसेंजर्स थे, उन्होंने दहशतगर्दों के साथ फाइट की और वो जहाज़ जो है वो एक खाली मैदान में गिरा दिया गया। असल में क्या कुछ हुआ था? मरवाएंगे आप अली भाई, चले हैं। हाँ, खैर है। 2 जहाज़ लगे वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है? वो हो गया डिटरमिन। जो पेंटागन पे जहाज़ लगा है अली भाई, जो पेंटागन पे वो मेन बिल्डिंग को उसने मिस कर दिया था बाय बाय क्वाइट अ बिट। कीप इन माइंड कि पेंटागन जो एक ऊपर जो बिल्डिंग है, वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटेलिजेंस जो है वो नीचे लेवल पे होती है। नीचे जो अंडरग्राउंड कई कई लेवल है उसके, और वो बहुत सिक्योर बिल्डिंग है। इवन अगर वो जहाज़ मेन टारगेट पे लग जाता तो वो फ्यूल स्पिल होके इट कुड टर्न इनटू अ हॉट बॉक्स। जो उनका प्लान यही था कि वो उसको हॉट बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे। इवन अगर वो ऊपर भी डैमेज हो जाता तो वो नीचे, ज़ाहिर बात है, इट्स गोना बी, अगर ऊपर आग लगी हुई है तो नीचे सारा पक जाएगा, यू कैन नॉट कम अप। सो इट मिस्ड इट। वो उसने उसको मिस किया एंड मिस्ड इट बाय क्वाइट अ बिट, और वो साइड पे लगा जाके। वो पूरा लेवल नहीं हुआ जिस तरह उनका प्लान था कि उसको उसको लेवल कर देंगे। जहाँ तक बात है ये पैसेंजरों ने, वो फाइटर जेट उड़े और पैसेंजरों ने, देयर वाज़ अप्रूवल टेकन। उसके लिए अप्रूवल आया कि वी वांट टू शूट इट डाउन एंड दे शॉट डाउन द प्लेन। ये कहीं आपको शायद दबे लफ्ज़ों में आर्गुमेंट मिल जाए, लेकिन आई एम टेलिंग यू साहब बावसूख ज़राए से कि दे शॉट डाउन द प्लेन। उनको दे कुडन्ट अफोर्ड इट टू बी अ, यू नो, थर्ड प्लेन हिटिंग ऑन अ टारगेट, और फोर्थ प्लेन, बट क्योंकि वो 2 को तो 1 काउंट करते हैं ना, वो 2 एक ही है। तो वो जो है वो अ, दे मिस्ड इट बाय, और एक को मिस किया अपना टारगेट और सेकंड को दे शॉट डाउन। वो उसको फाइटर जेट ने नहीं किया था अली भाई, दे फायर अ रॉकेट। और उससे क्योंकि इसलिए वो ऐलान नहीं करते, या इस बात पे ये बहुत ज़्यादा चक्कर होता है कि वो अमेरिकन कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता अपने लोगों को मारने की, कभी भी नहीं लेता। होता नहीं है कि ऐसा होता है कि मरते हैं, दे टेक देयर लाइफ। ऐसा होता है, इट हैपन अ लॉट। एक और जहाज़ हुआ था जो ज़िया-उल-हक का जो तैयारा था, उसमें कौन बैठे हुए थे अंदर? अमेरिकन। मारा किसने? अमेरिकन। वो अपने लोग को, एम्बेसडर को भी मार दिया था उन्होंने तो। तो दैट इज़ पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। ये जो चीज़ है, एग्ज़ैक्टली सेम थिंग कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली।
इसलिए कि दे कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लॉ सूट कितने होते हैं, कैन यू इमेजिन? पूरी दुनिया में क्या क्या थू थू मस्ती के उन्होंने अपना जहाज अपने लोग मार दिए, बट दैट शॉट वाज द प्लेन वाज शॉट बाय द अमेरिकन रॉकेट। अब ये जो 4 जहाज़ थे, इनमें से 2 जहाज़ जो हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, 1 जहाज़ पेंटागन में। लेकिन जो चौथा जहाज़ था, उसका टारगेट क्या था? क्या व्हाइट हाउस या जो कैपिटल हिल है, उसने किसको अटैक करना था? वो सफ़ेद बिल्डिंग, ये उसामा बिन लादेन ने कह दिया था ना कि तुम्हारा जो जो सफ़ेद बिल्डिंग है उसको हम तारीक कर देंगे। तो वो दैट वाज़ एग्ज़ैक्टली टारगेट वाज़ व्हाइट हाउस। उसको व्हाइट हाउस पे ही करना, ऑल्दो वहाँ पे प्रेज़िडेंट मौजूद नहीं था। बट लेकिन इट कुड हैव बीन वो बहुत ज़्यादा, दिस इज़ का ये भी बात सोच के रखिएगा कि वी हिच यू व्हिच यू मोर प्राउड ऑफ, यानी आपकी जो एक तो फाइनेंशियल, ये 3 चीज़ें हैं। फाइनेंशियल हब, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन आपकी इंटेलिजेंस, और फिर आपका सदर। तो जो इसमें 2 हैं टारगेट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, वो हैं लैंडमार्क, वो आपके लैंडमार्क्स हैं। क्यों? वो आपकी मईशत की एक तो गिराते हैं, दूसरा आपका इंटेलिजेंस को गिराते हैं, ठीक है? वो यानी अस्करी हो गया, फाइनेंशियल हो गया। थर्ड जो है वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मीन्स उनको पता था ये बात अच्छी तरह कि ज़ाहिर बात है अमेरिकन सदर हर वक़्त व्हाइट हाउस में नहीं रहता, और जैसे ही कोई अलर्ट इश्यू होता है, ही इज़ आउट देयर। वो बंकर से लेके निकल के एक बेसमेंट है, वहाँ से हेलीकॉप्टर खड़ा होता है एंड ही इज़ आउट इन 30 सेकंड्स और लेस। इसकी उसकी ट्रेनिंग तो रिपीटेडली होती है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जो व्हाइट हाउस का था वो मोर सिंबॉलिक था कि वी हिट यू, उससे मोरल डाउन हो जाता है कि तुमने, यानी आप किसी के मुल्क के सदर को जूता फेंक के मार दें, मिसाल के तौर पर बुश के ऊपर मारा था ना, वो उससे जूते से उसका सर तो नहीं पड़ना था, लेकिन एक सिंबल होता है, दैट्स अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि ह्यूमिलिएट करना, या नेतन्याहू को कोई थूक दे मुंह पे, दैट्स लाइक ह्यूमिलिएशन। उसको थूक से उसको कुछ होना तो नहीं है बगैरत को। सो दिस इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक विक्ट्री, इसको कहते हैं कि वी हिट यू प्लस सिंबॉलिक लुक, वी हिट यू देयर टू। सो ये एक खूबसूरती होती है, इससे मोरल डाउन हो जाता है कौम का, कि मुल्क का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। अगर आप सोचें कि वो हिट द व्हाइट हाउस, अगर वो पेंटागन पे रियल हिट होती और व्हाइट हाउस पर, कैन यू इमेजिन क्या होता आज? हम अमेरिका को इस तरह याद करते हैं, एक अमेरिकन मुल्क था, यकीन करें इस बात पे आप, कि वो पूरा इतना बड़ा डेंट पड़ जाता कि वो नॉट बीन कवर्ड। वो टारगेट मिस होने की वजह से, डोम टारगेट मिस होने की वजह से, इट सेव अ लॉट ऑफ, उसको फेस सेविंग कहते हैं, बहुत फेस सेविंग बहुत हो गई, वरना इट वुड बीन वेरी वेरी अगली इन रियलिटी। 9/11 का हमला हो गया, इस हमले के बाद उसामा बिन लादेन, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल क्यों नहीं की फौरी तौर पर? कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये हमले की ज़िम्मेदारी उसामा बिन लादेन ने कबूल नहीं की और मौके पर कहा गया कि ये अटैक मोसाद ने करवाया। देखें, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सुनते हैं और एक जो देखते हैं। तो ज़िम्मेदारी कबूल तो नहीं की, लेकिन आपको पता है कितना बड़ा जश्न हुआ था? एंड ये अगर आप कुछ थोड़ा-सा ये सर्च कीजिए कि द सेलिब्रेशन ऑफ 9/11 वहाँ जो हुई थी, बाकायदा हवा में फायरिंग भी हो रही थी, वो लाइक रेडियो लगा हुआ था और खाने हो रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कुछ चीज़ें हैं जो बाहर मौजूद हैं, जिसमें आपको सेलिब्रेशन दिख जाएँगी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, सेलिब्रेशन हुआ वहाँ पे बहुत बड़ा। सेलिब्रेशन इज़ एडमिशन ऑफ गिल्ट। वरना आप, व्हाट्स अ बिग डील, किसी और ने किया, व्हाई वुड आई बी हैप्पी अबाउट इट? बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना होता है? एक तो ये था सीआईए, हम जिस पेशे से मुंसलिक हैं, तो हम, दैट्स हाउ वी लुक एट इट। आप इकरार फिल लिसान करें या ना करें, अगर आप कुछ करें ना करें, आप पार्टी कर रहे हैं ना मेरी मौत के ऊपर, इट मीन्स यू हैव समथिंग टू डू विद इट। दिस इज हाउ इंटेलिजेंस लुक एट इट। सो ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि ओए मैंने कर दिया तेरा बेड़ा गर्क। ना करने की एक और वजह, जो ऐलान को ना करने की, मानने की, तो ये टेक्निकल है कि ये ज़हन में रखिए कि उसामा बिन लादेन उस वक़्त इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान में मौजूद है, और मुल्ला उमर ऑल्दो खुश नहीं थे, क्योंकि मुल्ला उमर के पास ऑलरेडी लोग जा रहे थे कि ये कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। 3 या तंज़ानिया बॉम्बिंग वाला मामलात के ऊपर भी जो था, वो मामला वहाँ से ख़राब तो होना शुरू हो गया, ताल्लुकात डिटेरिएट होना शुरू हो गए थे। लेकिन मुल्ला उमर जो थे, वो क्योंकि पठान हैं, और वो पश्तूनवली कोड के तहत उनको, और इस्लाम से उनकी जो मोहब्बत है कि ये मेरा मेहमान है, और मेहमान, अब वो चाहे वो थोड़ा लड़ियाँ भी कर रहा है, मुश्किलात भी पेश कर रहा है, मेरे लिए मुश्किलात भी खड़ी कर रहा है। लेकिन ये कि मैं उसको निकाल कैसे दूँ यहाँ से? मेरे लिए, हालाँकि ही लेफ्ट, ये पता आपको, सूडान गए थे, फिर वापस आए। तो यही वजह थी कि वो इख्तिलाफ़ात इतने बढ़ गए थे मुल्ला उमर के आपस में, वो, और मुल्ला उमर को इस मामले में बताया कुछ नहीं था, क्योंकि मुल्ला उमर इज़ नॉट अल-कायदा ना, इज़ तालिबान, वो तो एक एक अलग एंटिटी, एक अलग ऑर्गनाइज़ेशन है। तो
वो नहीं चाहते थे कि इसको शेयर किया जाए, विच इज एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग। क्योंकि आप किसी घर में मेहमान हैं, आप उसके घर में अगर आप कोई फीता लगाने वाले हैं, तो एटलीस्ट लेट हिम नो कि भाई पीछे फुलझड़ियां आएंगी। आई मीन दैट व्हाट आई वुड हैव डन एज अ लेम मैन। लेकिन इट्स अ स्मार्ट मूव फॉर हिम कि अगर वो बताते, इतना बड़ा प्लॉट एक आप कर रहे हैं, तारीख का सबसे बड़ा वाकया अगर इंसानी तारीख का आप देखें, तो इट्स अ स्मार्ट मूव नॉट टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद मुल्ला उमर के साथ। शेयर करना उस वक्त उनके फेवर में नहीं था। और यही एक वजह है कि उन्होंने उसको बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया। वो ऐलान ना करने की वजह, अगर वो कर भी देते तो उनको पता था कि रिटेलिएटरी जो स्ट्राइक है वो बहुत जल्दी उस वक्त अफगानिस्तान में शुरू हो जाएंगी। और फिर मुल्ला उमर के पास कोई चॉइस नहीं है। आई मीन मुल्ला उमर को अपने लोगों को भी तो देखना है ना। इट्स नॉट ओनली दैट कि आप 200 अरबों को तो नहीं बचाना उन्होंने, खाली उनको तो अपने पूरे मुल्क के लाखों लोगों को भी देखना है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। और वो मुल्ला उमर के मिजाज को जानते थे। मुल्ला उमर मिजाज के बड़े बड़े बहुत तहमुल और बहुत ठंडे और बहुत कूल माइंडेड आदमी थे। वो कभी फायर रॉकेट की तरह गुस्सा नहीं होते थे। ही वाज वेरी गुड लीडर। तो एक लाज रखते हुए एक मेहमान की उन्होंने इसलिए ऐलान नहीं किया कि अब भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इवन दे वर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट। यानी अलकायदा जो रिटेलिएशन थी उसको साइज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी हुआ नहीं है ना अली भाई। दिस इज नॉट समथिंग। देखिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर एक चीज होती है, एक मिसाल के तौर पे यमन में अटैक हुआ अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर, ठीक है, सलाला में ऑयल टैंक, एक छोटी सी कश्ती ने C4 लिया, ठा करके मार दिया, हो गया अटैक। दैट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक, उससे पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं हुई। जहाज में इतना बड़ा होल हो गया, ऑलमोस्ट सिंक द होल प्लेन। यानी अमेरिकन वॉरशिप जो है वो आपने पूरा सिंक कर दिया, एक छोटी सी कश्ती और 200 किलो C4 के साथ। अब क्या हुआ उसका, अब आफ्टर इफेक्ट क्या है? अब आप फ्लोरिडा में, मैं खुद बोट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं बोट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ फ्लोरिडा में नेवी सील्स के साथ। हम लोग ऑफ शोर हैं, कुत्ते की तरह बोट हम भगा रहे हैं ना, जाहिर बात है। अब एक क्रूज लाइनर गुजरी है, वो कोई आर्मी शिप नहीं है, कोई मिलिट्री शिप नहीं, और फ्लोरिडा है। मियामी की बात कर रहा हूँ, जुपिटर इनलेट की बात कर, जुपिटर इनलेट से जहाज निकल रहा है, क्रूज शिप, और हम तेज से जा रहा हूँ। विद इन 30 सेकेंड्स अली भाई, गन शिप्स, वो जो गन वाली बोट होती है ना, जो उसको फ्लोटर कहते हैं, कोस्ट गार्ड की मशीन गन लिए हुए, कम मेरे सामने आके उन्होंने, मतलब कहाँ से आए पता नहीं चला। इट वाज सो फास्ट, 30 सेकेंड। उससे पहले तो हम क्रूज के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, मजा आता था, बोट ज्यादा हिलती थी। अब यानी कीप इन, सो व्हाट हैपन वंस, अगर कोई चीज हो जाती है ना अली भाई, उसके बाद उसके जो जो मेजर्स लिए जाते हैं वो बहुत स्ट्रेंज होते हैं। सो अब अगर तालिबान को ये तो पहला नहीं था, उनको पता था कि अमेरिकन अटैक किस तरह करेगा, रिटेलिएट किस तरह होगा, वो कितने मिसाइल मारेगा, कहाँ से रॉकेट आएंगे। यानी ये जो है ये जाके वाजिब पंशेर में जाके जो है वो शेर पंशेर की मदद लेना शुरू कर देगा, या XYZ कुछ भी ऐसी चीज। तो वो खुद भी प्रिपेयर नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो बहुत प्रिपेयर, जब भी तो पैनिक क्रिएट हुआ और भागे हैं तो कोई सफेद के रंग तोरा बोरा का जो मामला हुआ, दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, उनके लिए एक्सपेक्टेड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। जैसे अमेरिका के लिए बॉन्ड, अमेरिका की भी नई चीज थी, उनके लिए भी नहीं। दे वर डूइंग एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट से उसके बाद में उन्होंने सीखा कि आफ्टर मैथ क्या होता है। आफ्टर दैट दे लर्न कि अमेरिका किस तरह रिटेलिएट करता है। तो वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो ऐलान ना करने की वजह है, और ऐलान ना करने की वजह उनके ताल्लुकात इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं, एक तो ये, इनके रिलेशन मुल्ला उमर के साथ कैसे हैं, नंबर 2 हम एक मुल्क में आए हुए हैं, नंबर 3 या रिटेलिएट स्ट्राइक अगर हुई तो व्हाट वी गोना डू प्रिंटेड मैच, और हमारे लोग कहाँ जाएंगे। वी डोंट हैव अ प्लेस टू गो राइट नाउ। ऐसा तो नहीं था कि आपके पास A, B और C जगह मौजूद थी। दे वर स्ट्रैंडेड इन वन प्लेस। तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे कहीं जाने के लिए। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग। उसको बाकायदा तौर पे अनाउंस नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनाउंस नहीं किया। दे वर कम्युनिकेशंस इंटरसेप्टेड। ये लोग कहते हैं ना, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अहमकों की जनता, बेवकूफों वाली बात है। इट वाज प्लॉटेड, इट वाज डन, इट वाज एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुई है, इससे उसके बाद कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुई है, दूसरे लोगों की हुई है कि या शेख एंड शेख एंड शेख एंड शेख, एंड ही नेवर डिनाइड इट। ऐसा नहीं, डिनाई नहीं किया। और एक और खास बात, अमेरिकन का एक डेलीगेशन मुल्ला उमर के पास गया। उन्होंने मुल्ला उमर से कहा कि आप हमें उसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दिए, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर। गिव अस उसामा बिन लादेन, हमारे हवाले कर दीजिए, हमारे मुल्क में ये वाकया हुआ, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मुल्ला उमर का तारीखी जुमला, मुल्ला उमर ने कहा, एंड आई कोट, मुल्ला उमर कहते हैं कि अगर उसामा बिन लादेन किसी ऐसी चीज में मुलव्विस है
और आपके पास शवाहिद मौजूद है, वो हमें दीजिए। हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारा एक कोड है मेहमान नवाजी, वो मुसलमान भी है और हमारा पश्तून वली का कोड भी। हम उसको यहाँ प्रोसिक्यूट करेंगे, हम उसका फुल स्ट्रेंथ यहाँ पे कोर्ट लेंगे, और अगर वो गिल्टी हो गया तो हम उसको सजा भी देंगे। लेकिन आप यहाँ पे आके, पुलिस नहीं है आप यहाँ की, कि आप यहाँ पे आके बोलें किसी भी आदमी को दम उठा के दे दें। तो उन्होंने मना कर दिया, दे रिफ्यूज। उन्होंने बोला मैं पूरे मुल्क तो जंग तो कर लूंगा, अफोर्ड तो कर लूंगा, लेकिन अपना मेहमान नहीं दूंगा आपको। सो दैट्स द रीजन जो उसको और ये नहीं है कि मुल्ला उमर वाज वेरी टू नाइस अबाउट। जब उसामा बिन लादेन की मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बात पे गिला किया कि आपको मुझे बताना चाहिए था कम से कम, क्योंकि आप मेरे घर के मेहमान हैं, मैं आपका होस्ट हूँ यहाँ पे, आप मेरी वजह से यहाँ पर हैं। सो वो थोड़े से कोल्ड शोल्डर। मुल्ला उमर वाज नॉट ऑलवेज, ये जो जो भी लोग जानते हैं इस मामलात को इन हायर लेवल, और जो मुजाहिदीन पुराने अगर जो सुनते भी हैं, कुछ हैं जो लंदन में भी हैं, मुझे मैसेज भी आ गया था, जो अब वापस घर पहुंच गए। उसने ये बात अच्छी तरह दे नो कि जो लोग उस सर्कल में मौजूद थे, कि उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे 9/11 के बाद। सो अली भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के जहाँ तक मामला है, उसको मैं थोड़ा सा और आपको वजाहत कर देता हूँ। अ, एक इन्वेस्टिगेशन तो खुल गई थी, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं खुली थी, चाहे वो एफबीआई की तरफ से थी और सीआईए की तरफ से थी। सीआईए इन्वेस्टिगेशन ओवरसीज कर रही थी, एफबीआई चूंकि लोकल इन्वेस्टिगेट करती है, नहीं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो एफबीआई की जिम्मेदारी थी। तो ये दोनों हैंड टू हैंड चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। कीप इन माइंड के मोहम्मद अता का जो जो सूटकेस था, जो उसका जो एयरपोर्ट से जो जो लगेज था, वो पहुंचा नहीं था फॉर सम रीजन, वट एवर रीजन इट वॉज, लगेज मिसप्लेस हो गया। उसमें लेटर्स मौजूद थे कुछ ऐसे जो इंडिकेट करते थे, और जो लिस्ट ऑफ हाईजैकर्स थी वो उसमें मौजूद थी, जो डायरी पूरी मौजूद थी। उसके अलावा उसमें कॉकपिट का पूरा नक्शा और सारी चीज़ें, जो चीज़ें थी वो उसी सूटकेस के अंदर मौजूद थी, जो सूटकेस मिस हुआ जहाज में जाने से पहले, जो लगेज नहीं गया उनका। एक जो मोहम्मद सलाह की जो गाड़ी थी, ब्लू टोयोटा करोला थी, वो खड़ी थी। जब उसको उन्होंने नाम चेक किया, फिर वो एयरपोर्ट लोगन रिपोर्ट से जो जो गाड़ी पिकी गई उसमें डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। तो एक इट्स लाइक अ पजल, एक जारी बात है, इतना बड़ा वाकया हो गया तो दे स्टार्ट सॉल्विंग अ पजल। उसमें एक और अहम बात ये कि जर्मन इंटेलिजेंस जो थी उसने हेल्प की अ, किसी तरह से। अब ये बात पब्लिक ज़ाहिर बात है नहीं है ना, मेरे पास पूरी तफसील मौजूद है कि क्या फ़राहम किया, लेकिन कुछ प्रूफ जो थे वो जर्मन इंटेलिजेंस की तरफ से भी एफबीआई को पहुंचे कि भाई ये वी हैव इंटरसेप्टेड दिस। मोहम्मद अतीफ एक नायब जो थे उसामा बिन लादेन के सेकंड इन कमांड थे, जो कि प्लॉट जिनकी इंफॉर्मेशन थी, या जो इन्वॉल्व थे सारी चीज़ों में, जो ज़्यादा कम्युनिकेशन, यानी अगर कोई चीज़ है तो वो उसामा बिन लादेन खुद नहीं कहते, वो मोहम्मद अतीफ को बताते थे, और मोहम्मद अतीफ जो थे वो दूसरों को बताते थे, यानी वो हमेशा खुद अपनी आवाज़ में कोई चीज़ नहीं कहते थे। वो कुछ चीज़ें जो इंटरसेप्ट बाद में हुई, वो इंटरसेप्ट जब हुई तो उन्होंने वो वायर ट्रांसफ़र, कीप इन माइंड कि वो जो जो फ़ीनिक्स स्कूल जो था जहाँ से जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, फ़ीनिक्स एयर फ्लाइट स्कूल से, उसके जो वायर वो वाउचर्स थे, वो वायर थे, या उसको बैंक ट्रांसफ़र थे, उसकी तफ़सीलात, ये सारी चीज़ें स्टार्ट पुटिंग टुगेदर। सो विदिन अ वीक्स दे हैड एन आइडिया कि इट वाज़ डन। यानी उनके पास एक तो होता है कि आइडिया होना, तो आइडिया तो उनको हो गया था फर्स्ट फ्यू डेज़, लेकिन उसका बिल्कुल जो हातमी प्रूव करके ये कहना कि यस इट इज़ द वन। सो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें दी हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स अ समंदर आउट देयर। अगर हम सिर्फ यही करना शुरू करें तो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फॉर 2 आवर्स। सो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग दरगुज़र करते हैं, जो हमारे लोग हैं ना बेचारे, वो इसराइल झंडे लगाना शुरू करते हैं, फलाना हो गया, मोसाद कर दी, ये कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये सारे लोग मोसाद के लिए काम कर रहे थे, यानी मोसाद को जवाब देते हैं ये सारे लोग, यानी आप इतना बेगैरत समझते हैं इस अरबों को कि वो मोसाद के लिए काम शुरू कर देंगे? यार कम ऑन नाउ, ये फ़लस्तीनी तो नहीं थे ना कोई? डिड आई से इट? हाँ, आई डिड। कुछ हैं जो करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो ऐसा होता है, और लोग हमारे जज़्बाती हो जाते हैं लाइल्मी की बुनियाद पे, वो जो है वो मफ़रूज़े और वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़, और वो बिल्डिंग इस तरह गिरी और यूँ हो गया, वो यूँ हो गया। यू डोंट नो इट, जस्ट लिसन टू व्हाट इट इज़। तो वो सारे पज़ल इकट्ठा करने के बाद दे डिडन्ट नीड अ कन्फेशन फ्रॉम उसामा बिन लादेन। कोई ज़रूरी नहीं था कि वो आगे पूछेंगे, भाई आपने किया? बोला हाँ मैंने की। यू डोंट नीड इट, यू हैड इट इनफ। आपको पूरी चीज़ें जो थी वो, चाहे वो रिटन नोट्स थे, चाहे वो इंटरसेप्ट्स थे, चाहे वो बैंक ट्रांसफ़र थे, वो सारी चीज़ें कहाँ से राउट हो रही है, कहाँ पहुँच रही है, इट्स वेरी ईज़ी। एक चीज़ जब आपको एक सिरा मिल जाता है ना, बस को उधेड़ना बहुत आसान होता है। तो दे हैड एवरीथिंग दे नीड आफ्टर दैट। तो दैट व्हाई इट वाज़ नॉट नीडेड कि बिल्कुल ही बाकायदा तौर पे इकरार फिल लिसान किया जाए। दे न्यू एक्ज़ैक्टली व्हाट इट वाज़ एंड इट केम आउट आफ्टरवर्ड्स। अब जब 9/11 का अटैक हो गया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स थे अलकायदा के, उसामा बिन लादेन के या खालिद शेख मोहम्मद के इस अटैक के पीछे,
क्या वो ऑब्जेक्टिव्स इस हमले से पूरे हुए? जी अली भाई, वो तो ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया ना। आप देखिए, दुनिया चेंज हो गई उसके बाद। किस तरह दुनिया चेंज हुई, आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं फ्लाई कर था न्यूयॉर्क 9/11 के 3 महीने या 4 महीने के बाद मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। अटलांटा से मेरी फ्लाइट है। मेरे बराबर में गोरा बैठा है। बिजनेस क्लास में वो स्टेक सर्व करते हैं लंच में। तो प्लास्टिक की छुरी से वो स्टेक काट रहा है। God damn it! In this country, we cannot eat a decent steak with a decent knife. जहाज में नाइफ देना बंद कर दी उन्होंने। पहले वो मेटल नाइफ, स्टेक आप प्लास्टिक नाइफ से काट ही नहीं सकते। वो गोरा भी जो है वो उठा के अगर हाथ से चबा रहा है नाइफ स्टेक को, तो आपके मकसद हल हो गया। दैट्स व्हाट यू नीड। पूरे मुल्क में ऐसा केओस हो गया कि एक औरत ने एक हाई राइज पे खड़ी हुई थी और कोई चील या कोई बड़ा परिंदा उस तरफ आ रहा था, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये जहाज आ रहा है। मेरे जैसे लोग जब जहाज में दाखिल हुआ, मेरी स्किन वाले या आपके जैसे, आप तो गोरे लगते हैं देखने में, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो मेरे जैसा कोई आदमी धड़ियल वो जहाज में दाखिल हुआ। ये भी मेरे साथ हुआ है। न्यूयॉर्क फ्लाइट के अंदर मैं आ रहा हूँ, गोरे ने शराब का ग्लास रखा हुआ है। उसने मुझे देखा, उसने पूरा ही गटक लिया अंदर। यानी उसके बोला ये बेचारा कोई दहशतगर्द आ गया। तो उसने एकदम गट किया शराब। तो ऑब्जेक्टिव तो फियर तो क्रिएट हो गया ना। मकसद बैकफायर हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन व्हाट दे वांटेड, दे गॉट इट अकॉम्प्लिश। इकोनॉमी को धचका लगा, ऑफ कोर्स लगा। बेड़ा गर्क हो गया। उस वक्त बहुत केओस हो गया अमेरिका में। अमेरिकन शहरी अ, सिखों को बहुत मार पड़ी, लोगों में अनरेस्ट आना शुरू हो गया। जिस चीज से मैं एग्री नहीं करता, जो ऑब्जेक्टिव जो गलत हुआ वो ये कि जो मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान उस मुल्क में रहते थे, उनका बेड़ा गर्क हो गया। उनके बिजनेस बर्बाद हो गए। इलीगल, पहले तो अमेरिका में को पूछना नहीं था आप लीगल है इलीगल है। हर कोई लीगल ही था। इफ यू अगर आप अमेरिका में रहते हैं आप लीगल हैं। कोई ये नहीं कहता था कि भाई ये कि हॉस्पिटल जाने तो ग्रीन कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ। सवाल ही नहीं था, सोच नहीं थे किसी की। पुलिस वाला कभी रोक के आईडी नहीं पूछता था। यानी आई ग्रीन कार्ड नहीं पूछता, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेता था। कभी ये नहीं कहता कि आपका स्टेटस क्या है। इलीगल बड़ी तादाद में उनको जाना पड़ा वहां से। तो ऐसे नुकसान तो हुए कि एक नॉर्मल अमेरिकन जिसको सोच भी नहीं थी, उसको इस्लाम का पता ही नहीं था, उसको नफ़रत थी ही नहीं, उसके दिल में नफ़रत आ गई। उन्होंने फिर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। ऑफ़िस में जो लोग काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट होना शुरू हुए। बहुत बड़े पैमाने पे डिस्क्रिमिनेशन होना पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद ये यूरोप में भी फैल गया। पूरी दुनिया के यूरोप में भी अटैक हुए हैं। अगर ना भी होते तब भी अमेरिका के आफ्टर आफ्टर मैच जो थे वो स्पिल ओवर जो हुए हैं यूरोप के अंदर। और तफरीक जो है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की वो बहुत बड़ी तादाद में हो गई। तो नुकसान भी हुआ। अगर आपका सवाल ये है कि क्या इन लोगों के गोल अचीव हो गए, इनका गोल था दहशत फैलाना। दहशत गर्द क्या होता है? दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी, बदमाशी। तो वो तो गोल दहशत तो फैला दी। क्या बदला ले लिया? 3,000 लोग गिव और टेक हलाक हुए 9/11 में। गिव और टेक 3,000, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। इज दैट अ जस्टिफाइबल नंबर जो अफगानिस्तान में या इराक में या और मुल्कों में हुआ या फलस्तीन में हुआ? नहीं। आप 3,000 बेगुनाह शहरियों को किसी मुल्क के हलाक करके ये नहीं कह सकते कि हमने बदला ले लिया। दैट इज अ रबिश, फुलिश थिंग टू से। मेरे और किसी भी आदमी जिसके पास थोड़ा सी भी अकल मौजूद है, कैन यू डू दैट कि आप किसी घर के 5 आदमी मार दें और उस आदमी ने आपका अगर कुछ घर का नुकसान किया तो आप उसके बेगुनाह बच्चों को, औरतों को मार के ये कहें कि हमने अपने गोल अचीव कर लिए? दैट्स नॉट राइट अली भाई। अमेरिकन इन जनरल अली भाई, 9/11 से पहले मेरी तो अपनी बीवी अमेरिकन है और आई कैन टेल यू विद अपमोस्ट गारंटी और पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जो अमेरिका में मेरी व्यूअरशिप है आप लिख दीजिएगा नीचे, बराए करम तायद करेंगे मेरी बात की, कि अमेरिकन इन जनरल नफरत नहीं करते किसी से। उनको उनके अंदर नफरत होती ही नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू हेट। अगर इवन इवन दे वांट टू, दे डोंट नो किस तरह हेट किया जाता है किसी को। और इवन आज की तारीख में भी अगर आप किसी आदमी को डिस्क्रिमिनेट होता है ना अगर, तो यार अमेरिकन ही हमदर्दी करते हैं उससे। ओह यू शुडंट बी हैप्पी, वो खड़े हो जाते हैं। अगर आप जो वकील हायर करते हैं वो कौन सा होता है? जो डिस्क्रिमिनेट होने के बाद जो वकील, वो भी गोरा ही होता है ना। वो तो ये नहीं अरबा वकील लेके आते हैं कहीं बांग्लादेश से। वो दे हायर द सेम गोरा वकील जो आपकी लिए लड़ रहा होता है आपके हकूक के लिए। तो अगर 4 आदमी नफ़रत करते हैं तो 5 आदमी आपके हक में भी खड़े हो जाते हैं। यहूदी की फितरत में ही मुसलमानों से नफ़रत है, उनके वो सारे ट्रेंड होते हैं। वो कुछ भी नहीं होगा तो आईडीएफ होगा, आप उसका कुत्ता भी मारेंगे वो आईडीएफ होगी ना। तो अगर आप ये भी सब सारे काम करते हैं, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि चलो यार वी अकॉम्प्लिश समथिंग। लेकिन ऐसी कौम जो बड़ी बेज़रर और जिसको
पता ही कुछ नहीं है आपके बारे में, जिसको आपसे नफरत ही नहीं है, अगर आपने उनके बेगुनाह लोगों को मार दिया, आई डोंट कॉल इट अचीविंग एनी काइंड ऑफ गोल। या उनको दहशतगर्द कर दिया तो क्या कर दिया आपने? अपना नुकसान किया ना। आपके अपने लोग अब वहां पे अरब नहीं रहे, अब किस हालात में है अरब वहां पे, अब किस हालात में है पाकिस्तानी वहां पे, अब किस हालात में मुसलमान वहां पे? सो इज इट डू एनी गुड? नहीं। आप मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हुए डरने लगे हैं, मस्जिद की तरफ बहुत से लोगों ने जाना छोड़ दिया, वो होता है लिस्ट में आ जाएंगे, टेररिस्ट वॉच लिस्ट में। सो ये फायदा है या नुकसान है, ये आप की सोच है ना। आप अपने, हर किसी का अपना एक जहन होता है। मैंने जो अपनी जो मेरा ख्याल था मैंने आपके सामने जाहिर कर दिया। यू माइट डिसएग्री विथ मी, मैन यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विथ मी, पर दिस इज हाउ आई फील एंड हाउ आई लुक एट इट। और मैं बड़ा वहां पर हुआ, आई मीन आई ग्रू अप देयर। मैंने तो आज तक डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी वहां पर, मैंने तो आज तक नहीं देखी। 9/11 का डिस्क्रिमिनेशन देखा मैंने वहां पर, और मेरी फैमिली ने देखा डिस्क्रिमिनेशन वहां से। अभी हिजाब, मेरी बीवी एक दफा ग्रोसरी स्टोर में थी, उसको एक और नाजी करके ना, वो नाजी, वो बेचारी गोरी है, वो किधर से नाजी है? यानी वो मुसलमानों को ना नाजी की तरफ से, यानी वो कहना शुरू किया, गाली करके देना शुरू किया। तो इसके साथ हुआ, आई मीन इसका बेचारी का क्या है, इसने क्या किसी के साथ बुरा किया था? यानी इसने तो सिर्फ एक नॉर्मल शहरी है ये, और उन्हीं का ही हिस्सा है। सो ऐसे लोगों, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी तायीद करेगा कि ये अच्छा हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कह सकता है कोई फ़ायदा हुआ। इसके नुकसानात लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म में तो हुए, लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हुए, आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। हमारे पास जाने की जगह नहीं है कोई, और नफ़रतों का शिकार हुए। एक और इंटरनल मसला ये कि लोगों ने एक-दूसरे की मुखबरियाँ शुरू कर दी। पाकिस्तानियों की आपस में दुश्मनियाँ थी, ये पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा किया। एक स्टोर वाला दूसरे स्टोर, अब वो उ उसकी फाइनेंशियल गेन है कि वो उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, या दूसरा फाइनेंशियल गेन है उसका कि वो प्राइस गाउचिंग होती है कि वो सस्ता बेच रहा है, मैं महंगा बेच रहा हूँ। उसने कॉल करके मुखबिरी कर दी कि अलकायदा का, तालिबान का आदमी है, कुछ है, उसको उठा के ले गई पुलिस। तो ये बहुत ज्यादा हुआ, लोगों ने अपने जाती बदले बहुत निकाले। तो अगर आप लाशें देखिए, सिर्फ उनको काउंट कीजिए 9/11 से पहले और 9/11 के बाद, तो 9/11 से पहले कितने मुसलमान थे, रशिया ने हमला किया जो कुछ हुआ, फिर बाद में जो हमले हुए उसमें कितने मुसलमान शहीद हुए, सिर्फ नंबर काउंट कीजिए ना। क्या 3,000 का नंबर आपका, 3,000 का नंबर तो एक दिन का है इराक का। 3,000 का नंबर जो आपने पूरा इतना बड़ा प्लॉट करके किया, वो सिर्फ एक दिन में हो गया। और उसके बाद इराक में क्या हुआ, उसके बाद लीबिया में क्या हुआ, उसके बाद यमन में क्या हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ हमारे इलाके गैर में फाटा में जो ड्रोन हुए, कहाँ कहाँ नहीं हुए। सो जस्ट इफ अगर आप मुसलमान नंबर ऑफ कैजुअलिटी देख लें, बच्चों औरतों की देख लें, छोड़ दें मर्दों को, तो इट्स, I don't think nobody can count it put together in maybe few days. It take you a month to put the numbers together. So I don't call it justifiable anything. It's a zulm. अब जब ये 9/11 का अटैक हो जाता है, इस हमले के वक़्त आप एफबीआई का हिस्सा थे, बाद में आप अल-कायदा में गए, दाइश में गए। लेकिन जब ये अटैक होता है, तो आपको एफबीआई की तरफ से क्या रोल असाइन किया जाता है? और एज़ अ मुस्लिम आपने कुछ फ़ेस किया? अली भाई, राइट अवे मैं उस वक्त तक मैं क्रिमिनल एंटिटी डील कर रहा था। मेरा काम जो था वो इंटरस्टेट ट्रैफिक ऑर्गेनाइज क्राइम था। तो मुझे ऑर्गेनाइज क्राइम इंटरस्टेट ट्रैफिक से उठा के जेटीटीएफ में ट्रांसफर कर दिया, विच आई डिड हैप्पीली। मैं एग्री नहीं करता अलकायदा की आइडियोलॉजी के साथ, लिहाजा मेरे लिए वो इट वाज ऑनर टू डू इट। मेरा पहला पहला जो काम था अली भाई, वो इंटरसेप्ट था। लोकल जो अटैक्स हैं उनको इंटरसेप्ट करना, यानी ये कि कोई ऐसे अटैक, कोई अगर प्लॉट हो रहे हों, या कोई कॉपी कैट है, या कोई ऐसी चीज़ है, या जो इसको स्प्लिंटर ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, कोई ऐसा ग्रुप क्रिएट हो रहा हो जो इंटरनली स्प्लिंटर ग्रुप है, वो पूरे अमेरिका में कहीं भी हो रहा हो, तो वो ज़ाहिर बात है, चूंकि मैं ज़बान भी बोलता हूँ और आई लुक लाइक वन ऑफ देम, तो मेरी जॉब थी कि जस्ट टू मेक श्योर के प्रोफाइलिंग, इंग्लिश में एक और लफ्ज़ है उसके लिए, क्या है, टू प्रोफाइल। अगर तो सिर्फ अगर आप कहें कि वो लोग बोले गद्दारी कर रहा है मुसलमानों की, एब्सोल्युटली गद्दारी कर रहा है मुसलमानों की। अगर आप इसको गद्दारी कहते हैं, गद्दारी। लेकिन क्यों? मेरे नज़दीक वो खिदमत खल्क इसलिए है अली भाई, कि उन्होंने नाम लिया किसी बच्चे का, 16-17 साल का लड़का है, ऐसे कई केसेस हैं कि जिसका नाम आ गया, कि उसको बोला ये तो इंटरनेट पर बेचारा फेसबुक पे कोई बकवास लिख रहा है, या कोई ऐसी लिख रहा है, डेथ टू अमेरिका, अब वो प्रोफाइल में आ गया नंबर वन। सो मेरी जॉब इज टू प्रोफाइल है उसकी, अजीज वकारिब की लिस्ट देखना कि एक्सट्रीमिस्ट है नहीं है, किसी से डील कर रहा है, इज ही कॉन्टेक्टिंग एनीबॉडी, कि नहीं कहीं किसी मिडल ईस्ट के, अफगानिस्तान में किसी ग्रुप से मुंसलिक है। तो इसको कहते हैं प्रोफाइल करना। ना प्रोफाइल, ना फाइंड आउट कि ये बच्चा है, ही हैव नो आइडिया व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, एंड इज फ्री एंड क्लियर। सो मेरा जॉब है, उसके घर पे पुलिस जाएगी, उसको बोलेगी, हे क्या कर रहे हो,
डोंट डू इट, एंड एंड ऑफ द स्टोरी, वहां उसका मामला खत्म हो गया। वर्सेस अगर कोई और प्रोफाइलर है, गोरा है, जिसको पता नहीं है, वो उसको डिक्लेयर कर देता है, वो उसको जेल हो जानी है 15 साल की। सो आई बी एबल टू प्रिवेंट लॉट ऑफ इट, क्योंकि किसी को भी किसी गलत आदमी को उठा के जेल में नहीं डालना। ये एक मिथ है या मिथोलॉजी या एक मिथ बार क्रिएट हुई है कि वो बस जो मुसलमानों के पीछे लग गए, वो मुसलमानों के पीछे नहीं लगे, वो उन लोगों के पीछे लगे जो उसके मुल्क में नुकसान करना चाहते हैं। आई वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, जो कि मेक श्योर करा था कि मेरे घर वाले उस मुल्क में रहते हैं, मेरी बहुत पूरा मेरा पूरा कुनबा वहीं पर ही, मेरा पूरा खानदान वहाँ रहता है, कि ऐसा ना हो कि मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचे इन गधे के बच्चों की वजह से, विच हैपेंड अ लॉट। सो आई हैड टू प्रोटेक्ट माय फैमिली, आई हैड टू प्रोटेक्ट माय फ्रेंड्स, एंड आई हैड टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ। और मैंने अली भाई, मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस होगी, लेकिन मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस इसलिए नहीं हुई कि जब मैंने एफबीआई शामिल की थी, टू देम आई वाज स्वीडिश, मैं स्वीडन से आया हुआ था। उस वक्त तक तो मैं पाकिस्तानी भी नहीं था उन लोगों के लिए, यानी जब तक 9/11 नहीं होगी उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तानी होती क्या चीज़ है भला। वो तो बहुत बाद में उनको मतलब, ये तो था मैं पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी होता क्या है वो समझ रही है। तो मेरे सारी हरकतें स्वीडिश थी, तो उनके नज़दीक यही पाकिस्तानी होता है जो स्वीडिशों की तरह बोलता है, एंड दैट्स नॉट हाउ इट वाज। सो व्हेन आई कम देयर, तो मुझे कोई एज सच, मैं थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी फील कर रहा हूँ, जारी बात है, मैं नमाज पढ़ता हूँ या मैं हलाल खाता हूँ। और यार एक दफ़ा ऐसा नहीं है अली भाई की ज़बान खोल के मुझे कोई जारी बातें करता, तो मैं एक दिन भी नहीं टिकने वाला। आई डोंट टेक शिट फ्रॉम नोबडी। मेरी तबीयत नहीं है कि मैं इस रुख से मौत अच्छी मेरे लिए। लेकिन ये कि कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, दे वर गिविंग मुझे प्रिविलेज बहुत ज़्यादा इसलिए था कि दे न्यू कि ये गलत और सही की तफरीक रखता है, और जहाँ पर वो लोग गलत करते हैं मैंने करेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि दे लिसन, ऐसा नहीं है कि वो कोई लिस्ट सुनते नहीं है। अब अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें वो देख रहे हैं किसी ऐसी मस्जिद की तरफ, या मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई, जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ मैं आपको, अब तबलीगी जमात के सारे वीज़े बंद हो गए, सारे, उसको टीजे कहते हैं इंग्लिश में, वो तबलीगी अबिया उसको रेफर टू टीजे, तबलीगी जमात वहाँ आती है अमेरिका और पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी तादाद में तबलीगी जमात है, साउथ अफ्रीका से भी आती है, यूरोप से भी आती है, पाकिस्तान से भी आती है। राइट है, तबलीगी जमात पे बैन लग गया अमेरिका के ऊपर, आलिम का आना बंद हो गया, शेख मक्की अल हिजाज़ी का वीज़ा कैंसिल हो गया वहाँ पर। मैंने उनको फिर जाके समझाया, मैंने कहा तबलीगी जमात जो है ये सलफी नहीं है, देवबंदी है। अब उनको देवबंदी सलफी का फ़र्क तो नहीं पता है। अब आई हैड टू एक्सप्लेन टू देम कि सलफी और देवबंदी ये लोग जाके सिर्फ़ घरों से जा, अब बोलते हैं ये समझ रहे थे इन अमेरिकन एफबीआई ने उसको डिक्लेयर ये किया तबलीगी जमात को कि ये रिक्रूट कर रहे हैं जाके जिहाद के लिए। मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा सिर्फ़ नमाज़, ये तो कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं है, ये तो जाके मस्जिद से उठाते हैं कि लोगों के घरों में जाके क्या करता है, खुदा के वास्ते मस्जिद में आ जाओ, 2 रकात हमारे साथ नमाज़ पढ़ लो, बाहर शहर से आए हैं खाना खा लेना, यारी यारी इस किस्म की चीज़ें होती हैं। सो आई एक्सप्लेन इट टू देम कि भाई ये तबलीगी जमात टीजे कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा एक और मामला हुआ, एक मस्जिद बरेलवियों की थी, जो जहाँ वो पगड़ियाँ बांधे हुए हैं। अब ज़ाहिर बात है हरी पगड़ी बांधते हैं और उनका एक खास सिग्नेचर है हरी पगड़ी। अब उनके नज़दीक पगड़ी ज़ पगड़ी, इनको तो पता नहीं है कलर डिफरेंस क्या होता है। ये बोलते हैं ये तो पगड़ियाँ बांध के यहाँ आ रहे हैं। बाप रे बाप! भाई उनको समझाया कि भाई ये तो बिल्कुल ही अलग एंटिटी है। यू कैन डू दैट, डोंट नीड टू बी डन। सो ये चीज़ें, ये मेरी जॉब थी, दैट वाज़ पार्ट ऑफ माय जॉब टू स्मूथ थिंग्स आउट, क्योंकि एफबीआई के लिए इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो लोग अपने, एक देखिए, कोई एफबीआई कोई ऐसा तो नहीं है कि 2-5 हज़ार एजेंट हर जगह मौजूद हैं। उनके पास लिमिटेड नंबर्स हैं, बहुत लिमिटेड नंबर्स हैं। अगर वो गलत सिम्त में अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दें, सो दे विल नॉट फोकस द रियल थ्रेट। आपके रिसोर्सेज गलत यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब यू नॉट यूजिंग रिसोर्सेज राइट। मेरा जॉब ये था टू मेक द रिसोर्सेज यूज़ इन द राइट डायरेक्शन टू द राइट पीपल, एंड दैट वाज़ वन ऑफ माय जॉब्स। तो ये एजुकेशन उस वक्त वहां पे नहीं थी, एंड आई वाज देयर टू प्रोवाइड दैट, ना अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज देयर, ना अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहां पर था, वरना कितने लोगों पे उल्टी छिरी चलनी थी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मुझे कॉल आई है, मैं घर पे बैठा हूँ 4 बजे सुबह के, मैं सोने ही वाला हूँ, मुझे घर पे कॉल आई कि अभी अभी वाशिंगटन डीसी रिपोर्ट करो। मैं अटलांटा बैठा, मुझे वाशिंगटन डीसी रिपोर्ट करने, और खुदा के बंदे वहां क्या हो गया, बोलते हैं वो थ्रेट आया हुआ है एयरपोर्ट बर्न डाउन करने का किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट का। पाकिस्तानी टेरर, मुझे पता था कि बुलशिट है, वो पाकिस्तान इतना उल्लू का पट्टा नहीं है कि वो जाके थ्रेट करेगा। खैर, आई टुक अ फ्लाइट, मैं पहुंचा हूँ वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे। अब वो बेचारा किसी गांव से एक आदमी आया हुआ था, लिटरली वो गांव का आदमी था, और उसको उन्होंने वो सर्च पर जब पैट डाउन करते हैं ना, अब उसके पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जो बेचारे को पता था कि वो फूड आइटम नहीं ला सकते। अब तो हर किसी को शौक होता है लाने का, उसको पता नहीं था 9/11 में पड़ा हो गया, उसका वीजा पुराना लगा होगा या फैमिली पिटिशन थी उसकी। वो वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे उतरा है और उसने बोला यार मैं आग लगा दूंगा इसको। आई थिंक पंजाबी में कहा या उर्दू में कहा, उसने इंटरप्रेटर ने कहा कि इसके बारे में आग लगा दूंगा। अब वो इंडियन इंटरप्रेटर था, इंडियन इंटरप्रेटर ने कहा कि ये कह रहा है मैं आग लगा दूंगा इस एयरपोर्ट को। अब उसने ये नहीं कहा मैं माचिस और पेट्रोल ला के आग हमारे यहाँ एक से है ना यार, इस रिश्ते यार बेड़ा बेड़ा गर्क हो जाए, आग ही लग जानी चाहिए इसको। एग्जैक्टली दैट द टर्म ही यूज।
उन्होंने कहा कि ये डेट, उन्होंने उसको चार्ज किया थ्रेट टू द यूएस प्रेसिडेंट। क्यों किया? टेक्निकल वजह। वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट और व्हाइट हाउस के दरमियान वो फासला कितना है? अगर वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे आग लगती है तो इट कुड थ्रेट द प्रेसिडेंट। उसने उसको चार्ज कर दिया थ्रेट टू द प्रेसिडेंट। आई सेट विद द गाय, मैं उसके साथ बैठा, मैंने कहा की हुआ है साहब? तो उसने बताया, बोले यार ये तो नंगा कर रहे थे मुझे, ये कर रहे थे। मैंने कहा था क्या आपके पास? और जैसा बता रहे हैं कि मेरे पास तो यही चीज़ है, मैं लाया हुआ था पंजीरी, थोड़ा बच्चों के लिए चीज़ें लानी थी, मुझे लानी थी। तो मैंने कहा आपने किया, कहा क्या? कह रहे ये आग ला दे यार इस जगह नो तू, यानी इसने गुस्से में आके ऐसे कहा। अब वो मैंने जाके वापस मैं एजेंट के पास गया, मैं हँस रहा हूँ ज़ोर-ज़ोर से पहले तो। मैंने कहा यार, ही डिडन्ट थ्रेट टू बर्न डाउन द एयरपोर्ट। वो पता है क्या कह रहा था? तुमने मुझे घर से 4 बजे उठाया है, आई एम हियर। दैट्स द गाय इज़ स्टूपिड, एग्ज़ैक्टली द वर्ड आई यूज़्ड। मैंने कहा स्टूपिड आदमी, और हमारे यहाँ एक से होता है, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। दिस इज़ अ से। मतलब इसने थ्रेट नहीं किया, इसने एक से यूज़ किया कि यार इसको तो आग लग जानी चाहिए, यानी मेरे तुम यानी गलत जगहों पे हाथ डाल रहे हो, व्हिच दे डू नॉर्मली, यानी जिनके पास कोई पुट, अब वो डरे हैं बेचारे। तो आई बी एबल टू, उसको, वरना वो प्रोसिक्यूट हो जाता, उसको 22 या 25 साल की सजा मिल जानी थी। दे लाफ, दे अपोलोजाइज, दे से सॉरी, दे लेट हिम गो। सो दिस वाज माय जॉब के रिसोर्सेज गलत जगह इस्तेमाल ना हो, किसी को इस्तेमाल नहीं करने हैं। इफ दिस इज, अगर ये जुर्म है तो मुझे, आई वेयर इट ऑन माय फोरहेड एनी गिवन डे। सो दिस वाज वन ऑफ माय सर्विसेज। आई कुड एटलीस्ट जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर आप इमेजिन करें मेरी जगह कोई और होता, गोरा चला जाता वहां पे, यू थिंक ही वुड हैव लिसन एंड अंडरस्टैंड दिस? आई एम द वन हु अंडरस्टैंड लिसन दिस। हम अपने लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, हमें पता है गलत कौन सा है, सही कौन सा है। मैं आदमी का हुलिया देख के, या उसका तरीका वॉक करने का, या ये मेरी एक्सपर्टीज है, या उसका नमाज पढ़ने का अंदाज, उसके वजू करने का अंदाज, उसके हर चीज से मैं आपको बता सकता हूँ कि वेदर इज अ ग्रे है, या ब्लैक है, या वाइट है। ये यानी ये रेड जोन में आता है, ऑरेंज में आता है, या ग्रीन है। एंड दिस इज माई जॉब, एंड आई दैट्स व्हाट आई परफॉर्म एज माई ड्यूटी। सो अली भाई, दिस वाज द टास्क आई डिड, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि आई बी एबल टू डू दिस। क्योंकि नुकसान जिनको हुआ वो तो लोग थे जो नुकसान के हकदार थे। मेरी तरफ से ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जेल गए या बहुत जान मुतासिर हुए, लेकिन दे डिजर्व टू बी गॉन। और मेरी साथ से जिन लोगों को फायदा हुआ वो लोग थे जो वाकई अ, बेगुनाह लोग थे, जिन दे डिडंट डिजर्व टू बी बर्न डाउन या डिजर्व टू हैव टू गो टू द जेल। एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट, क्योंकि लोगों के साथ मेरी जो ज्यादातर जो मेरी लिस्ट में लोग आते थे ना अली भाई, वो बच्चे थे 16-17 साल के। दे ग्रू अप और बोर्न इन अमेरिका, यानी अच्छी फैमिली के, रिलीजियस फैमिली के 16-17 साल के बच्चे। मेरे पास 60% लिस्ट में वो बच्चे थे जिनका कोई लेन देन नहीं था किसी दहशतगर्दी के साथ। वो जज्बातियों के नारे लगाना शुरू कर दिए, किसी ने अलकायदा का फ्लैग कॉपी करके अपनी फेसबुक पे लगा दिया, या कोई, दे वर नॉट अ थ्रेट। लेकिन अगर इट वाज नॉट अप टू मी, अगर अप टू समबडी एल्स, दे वुड पुट हिम इन जेल। पर अल्हम्दुलिल्लाह। अब 9/11 के इस हमले के बाद अलकायदा को कितना नुकसान उठाना पड़ा? क्योंकि जो इसके प्लॉटर्स थे वो आज भी जेल में हैं। जो लीडर थे अलकायदा के, उनको ऑपरेशन के ज़रिए मार दिया गया। तो अलकायदा को कितना नुकसान हुआ इसके बाद? अली भाई, जहां तक नुकसान की बात है तो वो मेरे हिसाब से तो इनफ नहीं हुआ, होना मोर चाहिए था। अम, देखिए, अलकायदा को वो नुकसान, I mean, आप भेड़ों के छत्ते में हाथ डालेंगे तो एक्सपेक्ट तो करेंगे कि आपको काटेगी वो, राइट? तो रॉकेट अटैक हुए, केओस हुआ, लोग मरे, वेल डिजर्व, गुड फॉर देम, शुडंट बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। जिस जहां रहते हैं वहां की कम से कम लोगों का ख्याल करो। नॉट ओनली दैट, अफगान लोकल पॉपुलेशन, औरतें, बच्चे, जो जितने भी आप हलाकतें देखते हैं 9/11 के बाद से, चाहे वो अलकायदा की सेल्फ है या मुसलमानों की है, वो उनका खाता जाता है अलकायदा के ऊपर। क्रेडिट गोज टू देम। रॉकेट फायर हुए अफगानिस्तान के अंदर, कैंपों में लगे, वो वहां पे मौजूद नहीं थे, कुछ कैजुअलिटी हुई, कुछ नहीं। अरेस्ट हुए, कि डोंट फॉरगेट गुंतानामो बे अली भाई, अब इसको मत भूलिए गुंतानामो बे का। अब आप गुंतानामो बे पे अगर गोरे को गाली देंगे तो दें, लेकिन आप उससे ज्यादा गाली दें उन वॉरलॉर्ड्स को। ये बेचा किसने उनको? हमारी लोग भी क्या उसमें इन्वॉल्व नहीं थे बेचने में? क्या पाकिस्तान में ऐसे मुशर्रफ के ज़माने में क्या दाढ़ी वाले आदमी को प्राइस टैग लगा? मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा, ये कोई ब्रेकिंग स्टोरी नहीं है। अगर आप इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ लीजिए, आप ले लें उसमें, ही एडमिटेड। तो अगर आप उतना ही नुकसान अलकायदा ने जो पहुंचाया वो पहुंचाया, उनके लोग मरे। उसके अलावा अलकायदा ने नुकसान मुसलमानों को ज्यादा पहुंचाया, और मुसलमान से ज्यादा मुसलमान को नुकसान मुसलमान ने पहुंचाया। मुसलमान, अगर मुसलमान बेचता ना खामखा के लोगों को, इवन अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर लॉर्ड्स थे वो कौन थे? काफिर थे या वो यहूदी थे? वो मुसलमान ही थे ना।
उन्होंने पकड़-पकड़ के बंद करना शुरू कर दिया नॉर्मल नॉर्मल लोगों को, क्योंकि उनको पता है $10,000 मिलते हैं। एक हेड पे $10,000 मिलते थे, किसी हेड पे $500 मिलते थे। अगर बहुत बड़ा फाइटर है पे वो उनको उस वक़्त देखना नहीं था, उन्होंने पकड़ा, बाँधा, ट्रकों में डाला, बेचा। ट्रक में डाला, अमेरिकन बटग्राम बेस में जा रहे हैं, उठा-उठा के मुसलमानों को भरना शुरू कर दिया। वो पहुँचे बाद में गुंतानामो बे और उनके साथ जो ज़ुल्म हुआ, अल-अमान हफ़ीज़ मैंने अपनी आँख से देखा हुआ है वो। सो अली भाई, अल-कायदा टू आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि ये एक सेकंड पार्ट मैं खुद ऑल्दो आई नो यू डिडंट आस्क मी, आई वांटेड टू फिल इट कि अल-कायदा ने अपने लोगों को तो नुकसान पहुँचाया ही, उसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया, और उस मुसलमानों को नुकसान वो आज भी आप दुनिया में जो आप देख रहे हैं, जो आज जो हमारे खिलाफ नफ़रत है, वो दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल-कायदा। कामरान भी, अबू जाफ़र से आज भी आपकी दोस्ती है, आपकी बातचीत होती है। जो अलकायदा के आज के अमीर हैं, क्या वो इस चीज़ पर प्राउड करते हैं 9/11 जो हुआ, या उन्हें रिग्रेट है? क्योंकि 9/11 के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ हुई, जो अलकायदा है उसको बहुत नुकसान हुआ। क्या वो कुछ कहते हैं इस बारे में? तो अली भाई वो तो अपने लिए इसको फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात के ऊपर। उनके लिए रिग्रेट नहीं होता, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम घंटा किया। लेकिन वो अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, और वो बार-बार करना तो चाह रहे थे इस एक्सटेंट या इससे बड़ा वाला। तो एमल ज़वाहिरी फ़ेल इसलिए हुआ ना, एमल ज़वाहिरी की जगह वो हमज़ा को इसलिए लेके आना चाह रहे थे क्योंकि हम एमल ज़वाहिरी ने कोई अटैक नहीं किया। ड्यूरिंग एमल ज़वाहिरी आप कोई ऐसा बड़ा काम अल-कायदा का कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं देखेंगे। क्यों? वो डरता था कम्युनिकेट करते, वो बेचारा छुपता फिर रहा था कुत्ते की तरह। और इसलिए वो चाहते हैं कि हमज़ा बिन लादेन को लेके आएँ, कि हमज़ा जो है वो वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी वो ज़्यादा जज़्बा रखता है, ज़्यादा जुनून है उसके अंदर, यंग ब्लड है, और वो नॉन मसरी है। तो ये नॉन मसरी मसरियों का फड्डा जो था ये आपस में चलता रहा है। अ, लेकिन एज़ सच अल-कायदा इस बारे में कोई एम्बैरेसिंग कोई चीज़ नहीं होती है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। वो उसको बहुत फ़ख्र से इस चीज़ को लेते हैं, और वो अगर उनको मौका मिला वो दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो होता है शर्मिंदगी वो होती है कि वो ना करें, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि हम हमें दोबारा मौका मिलेगा हम फिर करेंगे। तो क्या कहा जाए इनकी अक्ल को, और इनके जो उनको फ़ॉलो करते हैं उनकी अक्ल को भी। अगर आप एक बार इमेजिन करें कि 9/11 का अटैक नहीं हुआ, तो आज के दिन दुनिया कैसी होती? और अलकायदा जो है आज के दिन क्या कुछ कर रही होती, किस मिशन पर होती? अली भाई, दुनिया शायद मुसलमान बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते। हर जगह से ही निकाला गया ना हमें ज़लील करके। आप आज यूरोप के अगर हालात देख लें, लंदन में लोगों को मारे, पिज़्ज़ा जला दिया, स्वीडन में लोगों के घर जलाए, पिज़्ज़ेरिया और रेस्टोरेंट जला दिए, बिज़नेस जला दिए। पूरी दुनिया में हुआ ये नहीं कि, और दूसरा, पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी बात, चूँकि हम उर्दू में बात करें, तो आप पड़ोसी मुल्क जो है, उसको एक बंदर के हाथ में एक अदरक लग गया ना, तो उसने किस तरह से इसको हवा बना के और किस तरह जो है वो जगहसाई की हमारी, इसको हाइलाइट करके फिर मुसलमानों को उसने भी अपने तौर पे ज़ुल्म किया जो वो करना चाहता था हमेशा से, और उसको खुली छूट। सो इवन ये कह लीजिए कि अल-कायदा ने ये अटैक करके एक लाइसेंस दे दिया दुनिया भर में, हेट जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं उनको एक एक चाबी फराहम कर दी कि हाँ, वी आर दिस गाइज़, वी आर दैट पीपल, हम लोग बुरे लोग हैं। दावत और तदरीज का काम, अल्लाह का शुक्र है वो तो अल्लाह के अपने मसलहत हैं उसमें कि वो नहीं इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ। लेकिन अगर इन थ्योरी अगर आप देखें, इट कुड हैव बीन अफ़ेक्टेड वेरी बैडली। तबलीगी जमात, उलमा कराम का आना, वो तो अल्लाह का शुक्र है इंग्लैंड के अंदर उलमा कराम मौजूद हैं। उन्होंने वहीं पे तरावियाँ, पहले तो पाकिस्तान से तरावी पढ़ाने लोग बुलाते थे ये लोग, ये उलमा कराम आते थे। और अब इन्होंने क्या किया कि इनको पता चल के अब नहीं कर सकते, तो खैर अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन इमेजिन के इस्लाम के लिए कितनी बड़ी फ़तह होती अगर ये ना हुआ, तो जिस तरह से लोग मुसलमान होते हैं, जिस तरह तबलीग का दावे का काम है, और उसमें एक सिर्फ़ मुसलमान वो गोरे की बात ही मैं नहीं कर रहा, सिर्फ़ अंग्रेज़ की बात ही मैं नहीं कर रहा, या यूरोपियंस की बात ही नहीं कर रहा। हमारे अपने लोग जो दीन से दूर हो जाते हैं, और तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा किरदार था उसमें, और लोगों का, मसाजिद का, जो इलाके की मसाजिद, उनका बहुत बड़ा किरदार था। उन लोगों को अब वो जो लोग थे जो जो यानी ये कह लीजिए कि भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी वो लोग जो अंडर कवर हेट इस्लाम हैं, खुद मुस्लिम अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं वो। उनको भी आपने एक बार, वो भी उन्हें एक आवाज़ खड़ी हो गई दुनिया में, तफ़रीक शुरू हो गई वहाँ पर। जो बातिल फ़िरक़े हैं उनको मौके मिल गए पैसे कमाने के, चाहे वो कादियानी हों, चाहे वो परवेज़ी हों, चाहे वो, और उन्होंने लाइसेंस लेने शुरू कर दिए इस नाम के ऊपर। यही 9/11 ही है जो अब तारिक फ़तह जैसे लोग सामने आए लानतुल्लाह, जो जिन्होंने खुले तौर पे, वरना इनको कोई प्लेटफ़ॉर्म तो कभी नहीं देता था, ऐसा तो नहीं था कि इनको कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। सो इस्लाम दुश्मनी को एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया
इस 9/11 अटैक ने कि वो खुल के इस्लाम के खिलाफ जो है वो जग हसाई करें और बुरे नामों से मंसूब करें। अगर ये ना होता तो शायद इस्लाम और ज़्यादा फल फूल रहा होता। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अनदर चीज़, दुनिया, ज़ाहिर-सी बात है, जो इकोनॉमी अगर आप देखते हैं वो बेड़ा गर्क जो हुआ है, मुसलमान मुल्कों का बेड़ा गर्क हुआ है ना। अगर आप किसी भी इस्लामी मुल्क को उठा के देखिए, आप लीबिया देखिए, क्या हुआ? कहाँ से गया लीबिया? आई मीन कैस क्या हुआ लीबिया में? अल-कायदा हुआ लीबिया में, यानी इन्हीं की मेहरबानियाँ है ना। आफ्टर मैथ तो फिर उन्होंने रोड वोड लेके सबको फेरना शुरू कर दिया। इराक देखिए आप, जेनोसाइड इराक का देखिए, इकॉनमी इराक की देखिए। मुसलमान मुल्कों के हालात इतने बुरे हो गए कि वो कश्तियों में बैठ के यूरोप जाते हैं और बीच में डूब जाते हैं। यानी इतने इस हद तक बुरे हालात हैं आज मुसलमानों के कि उसको पता है, यानी मिसाल के तौर पे एक वो हेरोइन पीने वाले को पता है कि मैं ओडी होगा, अगर मर गया तो मर जाऊँगा, वो फिर भी रिस्क लेता है। उसको इतनी पसंद है ना वो हेरोइन। हमारे लोगों के रात नाकते इतने बंद हो गए हमारे अपने मुल्कों के अंदर कि हम अपनी जान को रिस्क लगा, चाहे वो दारियान जंगल से क्रॉस कर रहे हो, चाहे वो बोट में ग्रीस जा रहे हो या इटली जा रहे हो, वो हम पता है कि देयर इज अ चांस कि वो एक कश्ती नहीं डूबी, 10 डूबी, वो फिर भी उस कश्ती में बैठते हैं और वो क्रॉस करते हैं। शायद अली भाई ये ना होता, शायद हमारे हालात, शायद ऐसा ना होता कि हमें अब जान का रिस्क लेके अपनी जान को उन्हीं के पास जिनको हम गालियां देते हैं अपनी जान बचाने के लिए, या अपने दो वक्त की रोटी के लिए जाना पड़ता है। दुनिया में और जगह जाने के लिए नहीं जाते, लोग वहीं जाते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा चीज़ कि हम शायद बेहतर हालात में होते। दुनिया एक बेहतर दुनिया होती जीने के लिए। शायद हम एक ताकत बन जाते, बहुत बड़ी। शायद गज़ा में परमिट ना मिलता कत्लेआम करने का यहूदी को इस तरह से, क्योंकि एक नफ़रत फैली हुई है ना दुनिया में, लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। अगर ये 9/11 ना हुआ तो हम दहशतगर्द पोर्ट्रेयल ना हुआ तो आपके ख़्याल में क्या ये इस तरह बदमाशी कर सकता था इज़राइल? इज़राइल को खुला लाइसेंस तो 9/11 ने दिया ना। वो बोलता है ये दहशतगर्द है, ये हमारे मुल्क में दिस इज़ व्हाट इट इज़। उसने ये हटा दिया कि मैं इन पर ज़ुल्म कर रहा हूँ। वो मज़लूम बन के, हर वो आदमी दुनिया में जो ज़ालिम था वो मज़लूम बन के सामने आ गया। और हमको ज़ालिम, जो कि असल में हम पिसा हुआ हैं, हमको एक ज़ालिम बना के पेश किया गया। तो हमारी रोटी भी गई, हमारी इज़्ज़त भी गई और हमारी छत भी गई। तो अगर ये ना होता, तो शायद वी वुड हैव बीन इन अ वेरी, वेरी डिफरेंट सिचुएशन। मैं इटसेल्फ तो नहीं, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं तो अमेरिकन एजेंट हूँ, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था ईदर वे था। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो रोटी वैसे ही चल रही है, मेरी तो बेहतर हो गई थी, बल्कि मेरा तो पे ग्रेड भी बढ़ गया था। मुझे वो कहने में कोई वो नहीं है, एंड आई एम ग्लैड आई डिड। तो मेरे तो घर वाले तो बहुत अच्छे शेप में हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो हम नॉर्मल लोगों की बात करें, वो बीन इन बेटर शेप देन व्हाट इट वाज़। अब अटैक से पहले या 9/11 के अटैक के बाद जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी थी अलकायदा की, वो क्या थी? अली भाई, इन्होंने बंद कर दिया था जो इंटरनेट में मैसेज करना एन्क्रिप्शन के साथ। मैं अबू जाफ़र के साथ चूँकि मलेशिया में था, तो वो यूएसबी ड्राइव में कम्युनिकेशन आती थी। वो यूएसबी ड्राइव यानी पर्सन कैरी करता है, एक आदमी जो कम्युनिकेशन है वो कैरी करता है, चाहे वो उरुग्वाय से था। शेख अबू वाइल थे अल-सूरी, जिनका मैं अमूमन ज़िक्र करता हूँ, जो गुंतानामो बे से जिनको उरुग्वाय डिपोर्ट किया था, उनकी उनकी कम्युनिकेशन वाया यूएसबी आती थी। तो वो यूएसबी कोरियर जो था वो लेके करता था। फिर उसामा बिन लादेन के बाद ये बहुत थोड़ा-सा फेड आउट हुआ, और एक आपने रिपोर्ट देखी हो शायद कि वो बहुत बड़ी तादाद में पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है वो वहाँ से मिला था। सो पोर्नोग्राफिक मटेरियल इसलिए नहीं था अली भाई कि वो कोई किसी को पोर्न देखने का शौक था। वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल इसलिए था कि जो अल-कायदा जो जो एन्क्रिप्शन करती थी वो पोर्नो के अंदर करती थी। क्योंकि अगर पोर्नो में कोई मैसेज जा रहा है, पोर्न मैसेज कोई जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग उसको ज़्यादा देखते नहीं थे ना, उसको ओवरलुक कर देते हैं कि यार मज़ाक। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे किसी व्हाट्सएप पे किसी ने मुजरे की वीडियो भेजी, नॉर्मल थिंग राइट, एक लड़की नाच रही है, मैंने नोट देखा, मेरा मूड बना, व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक? वो एन्क्रिप्शन सारी उसके अंदर थी। तो अल-कायदा ने जो 2.0 ने उन्होंने बोला ओके वी गोना यूज़ पोर्न। सो उन्होंने पोर्न को एन्क्रिप्शन के कोड्स, उसका कोड होता है, अगर जब वो कम्युनिकेशन उसको कोड डालें तो वो डिक्रिप्ट होके जो असल मैसेज है वो सामने आता है। अगर नॉर्मल आदमी को इट्स लुक लाइक अ पोर्न वीडियो। सो ये अल साब मीडिया एक था, जिन्होंने इजाद किया ये अल-कायदा का। उन्होंने पोर्न एन्क्रिप्शन करके, तो वो इस तरह से उन्होंने काफ़ी कम्युनिकेशन उसके बाद जो वो वायर्ड कम्युनिकेशन थी, वो पोर्न के अंदर एन्क्रिप्टेड कर की थी, और ये अमेरिका ने उसको प्रोपेगेंडा किया था, व्हिच इज़ कि ओसामा बिन लादेन के बाद से बहुत सारी पोर्न वीडियो, वो ये नहीं था कि ओसामा बिन लादेन देख रहा था। दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस एरा में, वो लोग फिगर आउट कर रहे थे, वो हुआ नहीं था। इट वेंट आफ्टरवर्ड्स, ओसामा बिन लादेन के बाद वो
हुआ एंड दैट द न्यूज़ केम आउट। मैंने उस मैसेज को असल में खुद अपनी आँख से, क्योंकि जब ये अबू जाफ़र ने मेरे मलेशिया में हम लोगों ने ट्रैवल किया, इसके पास यूएसबी थी, तो उसने मेरे कंप्यूटर पर लगाई तो पोर्न शुरू हो गई। मैंने कहा ओए ये क्या हो रहा है? मैं हँसने लगा, मज़ा आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बोलता है अख़ी अख़ी वेट 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 वेट, सब्र 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 सब्र। फिर उसने कोड मारा तो वो मैसेज डिक्रिप्ट होके वो असले की लिस्ट थी जो उसको चाहिए था। वो चाहिए था उसको रोहिंग्या के लिए, बर्मा के लिए। तो वो लिस्ट उसके अंदर थी। तो उसको कस्टम में रोक लेते, तो अगर वो यूएसबी लगाते तो उसको पोर्न दिखाई देती, तो वो ओवरलुक कर देते और ये भी नहीं समझते कि ये कोई ऐसा आदमी है। सो दिस वाज़ समथिंग दे हैव डन। मेरा ख़्याल ये कोई बाहर, किसी को ये शायद बाहर पता ना हो बात। मैंने कहा आपको बताऊँ, मज़ा आएगा आपको। आज 24 साल बाद अमेरिका ने 9/11 से क्या कुछ सीखा, क्या तैयारी की कि दोबारा 9/11 जैसा कोई अटैक ना हो, इक्विपमेंट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज या इंटेलिजेंस वाइज, क्या कुछ सीखा उन्होंने? पहले तो ये कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, उसको बोलते हैं द आई। द आई मतलब उन्होंने एक आँख जिसको कहते हैं, उसको लोग इल्यूमिनाटी है। वो आई इन्होंने बनाई है, विच इज़ लाइक ब्रिटेन और अमेरिका, यूके, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन नेशन है जो अफेक्टेड हुई हैं, उन्होंने एक कम्युनिकेशन शेयरिंग शुरू कर दी जो पहले कभी नहीं थी। टैलेंट शेयरिंग जो है तो वो शुरू कर दी, क्योंकि शेयर कॉमन कॉमन सर्विस शेयरिंग होती है। उसके बाद फिर जेटीटीएफ बनी, जॉइंट टर्म टास्क फोर्स, जो पहले कभी नहीं थी। पहले तो बीआई थी, सीआईए थी, डी थी, एटीएफ थी। तो टू इंटरसेप्ट टेररिज्म ओनली वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो जेटीटीएफ के नाम से, जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग रहे हैं, जिसको मैं भी सर्व कर चुका हूँ। तो जेटीटीएफ बना दी उन्होंने। उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर एक जो कानून था, आप प्राइवेसी एक्ट जिसको कहते हैं, प्राइवेसी एक्ट ये था कि आप किसी की ज़ाती मालूमात को, ज़ाती चीज़ को बगैर जज के सबीना के बगैर प्रूफ किए नहीं ले सकते। वो हट गया, प्राइवेसी एक्ट नहीं रहा अब। अगर आप अगर शुभ, अब लोग मजाक में भी कहते हैं, यानी एक मजाक हुआ, मैंने बोला यार आप एक क्रिमिनल केस के अंदर मुझे किसी का सुपीना करना था, उसकी कम्युनिकेशन को। मुझे बोलते हैं अनलेस अंटिल यू कैन प्रूव ही कन्वर्ट टू इस्लाम यस्टरडे आई कैन नॉट गेट यू। ये जज का जुमला है, ये जज का जुमला है। मैंने जज को बोला जज आई नीड द कम्युनिकेशन ऑन दिस वन। तो मुझे बोलता है वो था इटालियन, था इटालियन माफिया वाला था। तो मुझे बोलता है अनलेस यू टेल मी लास्ट नाइट ही कन्वर्ट टू इस्लाम आई कैन नॉट गिव इट टू यू। कि अगर वो रात को मुसलमान हो गया ना, ये बता दो सिर्फ मुझे, मैं अभी ये कह दो मुझे रात को मुसलमान हो गया, मैं अभी साइन कर देता हूँ। अगर वो ये नहीं कह सकते, मैंने जज आई कैन से दैट, बोल देन आई कैन गिव यू दैट। कि वो रैंडम, आप जहाज में जा रहे हो तो आप अनाउंस होता है दिस इज कंप्लीटली रैंडम का मतलब है अचानक से उन्होंने एक नाम पिक किया है। और अचानक से नाम क्या आते हैं? कामरान फरीदी, मोहम्मद सलीम, अहमद खान। और ये रैंडम है, सारे ब्राउन, एक भी 15 ब्लॉन्ड बैठी है, उनका किसी का नाम भी नहीं रहा। यानी ग्रेगरी स्मिथ नहीं आ रहा उसमें और सिंडी नहीं आ रही। सो ये हमारे साथ होना शुरू हो गया कि अमेरिका ने ये बहुत करना शुरू कर दिया कि दे कीप आई ऑन एवरीबॉडी। जो मुसलमान मस्जिद में जाता है, स्टार्ट मॉनिटरिंग 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 मॉनिटरिंग। दुनिया में हर वो मुसलमान जो रहता है और कहीं भी अमेरिका का चैटर या यूरोप का चैटर या कहीं ट्रैवल करता है, उसके ऊपर एक वॉच रखी हुई है। सो दे इक्विप देमसेल्फ विद, यानी कोई एथिकल या मॉरल चीज तो नहीं रही है। उसकी बीवी की कम्युनिकेशन भी मॉनिटर होगी, उसकी बच्ची की कम्युनिकेशन भी मॉनिटर होगी, वो बंदे की मॉनिटर भी। हम सब जो हैं वो ये कह लीजिए कि वी आर नेकेड इन फ्रंट ऑफ दैट आई। हम लोग उस आँख जिसका मैंने ज़िक्र किया था, उसके सामने हम लोग सब नंगे बैठे हुए हैं आज। हमारी कोई चीज़ जो है वो एक आँख से महफूज़ नहीं, नो मैटर हाउ मच प्रिवेंशन वी डू। और प्रिवेंशन करने का एक और बुरी बात ये होती है, आपने बहुत एन्क्रिप्शन भी लगा लिए हैं, तो उनको लगता है आपके पास कुछ छुपाने को, तो दे ड्रिल इन योर स्टफ सिस्टम, फिर ज़्यादा ड्रिल करते हैं वो आपको। तो इक्विपमेंट वाइज़ सर्वेलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, हो ही रही है हमेशा से। और अब वो ये ग्राफ जो है उसका यूं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि डाइस डाउन, क्योंकि होता है ना पाकिस्तान में कोई चीज शुरू होती है, कोई केस, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से शुरू होता है, फिर उतनी तेजी से वो नीचे आना शुरू होता है, पीपल लोग भूल जाते हैं। ये लोगों के गार्ड हमने जो जो हमने यानी इस शेर को जगा दिया ना, अब वो जिधर मुंह मार रहा है और खा रहा है, ही इज इंटरसेप्टिंग एवरीथिंग, ही इज लुकिंग एट एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। और अब ये भी होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, ये हो रहा है कि जर्मनी वाले को कोई चीज पता है, वो सीधा, उसका कोई लेन देन नहीं है, जर्मनी का कोई लेन देन नहीं है, वो आदमी फ्लाई कर रहा है पाकिस्तान से ब्राजील। अब वो जर्मन इंटेलिजेंस के पास न्यूज होगी, वो अमेरिकन को ऑलरेडी बता देंगे कि तुम्हारी टेरिटरी में आ रहा है, नॉर्थ अमेरिकन साइड पे या साउथ अमेरिका में आ रहा है, इट कुड बी पोटेंशियल वन ऑफ योर्स। तो वो फ्लैग होना शुरू हो गए। सो दिस इज हाउ दे प्रिवेंटिंग इट नाउ इलेक्ट्रॉनिकली। अब तो खैर एक स्टेप आगे हो गया है, एआई का चक्कर हो गया है। अब एआई, ऐसी भी चीजें सॉफ्टवेयर बनी हुई हैं जो मैंने अपनी आंख से देखी है या सुनी है, उसके मैंने डेमोस देखे हुए हैं अभी नॉट टू लॉन्ग अगो, कि
सिर्फ आपकी आवाज से सर्च एवरीवेयर एंड फाइंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। सिर्फ आपकी आवाज, पहले इतना एक्यूरेट नहीं था। तस्वीर की एक साइड लेके दे सर्च एवरी डेटाबेस दुनिया भर का, इवन किसी और ने आपको सोशल मीडिया में टैग किया हुआ है सिर्फ आपको, दे पिक अप दैट थिंग एंड दैट थिंग इज सो फास्ट कि अली भाई वो विद इन सेकेंड्स इल ब्रिंग अप द होल, वो आपको और रेट भी कर देता है वो आपको। यानी आप ऑरेंज में है, रेड में, या वो आपकी जो रेटिंग है वो फ्लैग आपके नाम के साथ वो फराहम कर देता है। सो नथिंग इज सेफ, नथिंग इज सिक्योर। हम सब जो हैं वो नंगे होके बैठे हुए हैं, सब कुछ बाहर जा रहे हैं, हमारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन से लेके हमने किसको चंदा दिया, हमने किस मस्जिद में नमाज की, किस रुख पे पेशाब किया, बाप का ब्लड ग्रुप क्या है। एंड दिस इज व्हाट दे डूइंग टू प्रिवेंट एंड डूइंग एक्सेलेंट जॉब। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, कौन सा मेजर अटैक हुआ अमेरिका में उसके बाद। सो आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन एनीमोर। मेरा नहीं ख्याल के और जो अटैक प्लॉट भी हुए, जो अलकायदा ने जो मैं इन्वेस्टिगेट करता वो सारे बाहर थे, वो अफ्रीका में करना चाह रहे थे या तो फिर कहीं और एशिया में करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी अटैक जो है वो अमेरिका के अंदर क्योंकि इतनी कमर तोड़ दी है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है किसी की करने की। सो हेड्स ऑफ टू देम, दे डूइंग अ ग्रेट जॉब इन इट। अल्लाह करे कि हमारा जो मुसलमानों का जो खोया वकार है वो किस तरह बहाल हो जाए, वो हमारी जो इज्जत जो हमने खो दी है, अल्लाह करे कि वो बहाल हो जाए, तो देन वी इन अ बेटर शेप देन व्हाट वी आर राइट नाउ। आज 2025 में इस हमले के 24 साल बाद इस हमले के जो प्लानर्स थे, जो अटैकर्स थे या जो जो इस हमले में शामिल था, क्या अमेरिका ने उन सबको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया या उनको मार दिया? क्या कुछ हुआ? और क्या आज के दिन भी इस हमले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है या वो फाइलों के अंदर बंद हो गई है? अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, वो इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं रुकती। वो स्क्वाड जो है ना, जीडीडीएफ जो है, उसका काम 24 घंटा यही करना है। दिस इज ऑल दे डू। और अब ऐसा नहीं सब पकड़े गए, जैसे सैफ उल अदल, इस पे 10 मिलियन का इनाम है सैफ पे। ऐसे हैं जो हिरासुद्दीन वाले जो सीरिया में बैठे हुए हैं, बहुत से अलकायदा के। अ, शेख अबू फरज को तो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन शेख अबू वाइल जो है वो बैठे हुए हैं वहां पर। तो ऐसे कई लोग हैं जो वांटेड हैं, अभी भी लिस्ट में हैं, जिनको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं तो इनडायरेक्ट है। सैफुल अदल डायरेक्टली इन कांटेक्ट है ना, यानी इन कनेक्शन में है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी हैं और उनको वो ढूंढ रहे हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं। अब अगर वो उनको ढूंढते नहीं तो वो कोशिश करते हैं उनको ड्रोन कर दें, यानी उनको एलिमिनेट कर दें ड्रोन में। एक दफा अगर आपका नाम आ गया तो ऐसा नहीं है अली भाई कि उन्होंने पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया। दैट्स वो 25 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड दिस इज हाउ अमेरिकन आर। वो एक दफा किसी चीज के पीछे लग जाते हैं ना तो वो कुत्ते की तरह लगते हैं उसके बाद। सो दे स्टिल डूइंग इट, दे स्टिल ट्राइंग टू एलिमिनेट लॉट ऑफ थिंग्स। अभी भी उनका काम जो है वो तो चल ही रहा है। एंड आई थिंक इट्स गोना गो ऑन। आई मीन आई डोंट थिंक इट्स गोना डाई डाउन, क्योंकि अफगानिस्तान खुला हुआ है ना अब पहले अफगानिस्तान में अमेरिकन था, अब वहां से इनखला के बाद जो है वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा खुल गए। दे हैव द फ्रीडम ऑफ डूइंग वट। अलकायदा बड़ी तादाद में जो रिवर्स माइग्रेशन को कहते हैं, सीरिया में जो जो अलकायदा के मेंबर्स थे वो चले गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कैंप दोबारा खोलना शुरू हुए। फिर अलकायदा के बाद एक नया शैतान सामने आया दाइश के नाम से। आज का प्रोग्राम तो वी डेडिकेट टू 9/11 के डेडिकेशन में है, तो दैट्स व्हाई वी नॉट मेंशनिंग देम, लेकिन कीप दैट इन माइंड, वो एक अलग खतरा बना हुआ है। वो अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, वो यमन में भी हैं, वो और जगह भी मौजूद हैं, वो शाम में भी उनका एक थोड़ी सी एक फैक्टर मौजूद है, ज़्यादा नहीं है पर इतना इतना बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि उनको क्लीन आउट किया, लेकिन देर ज़रूर ऐसे पॉकेट्स उनके मौजूद है वहाँ पर। इराक के अंदर दाइश की शक्ल मौजूद है। तो अफ्रीका में इवन आपने वो सुना होगा नाम, जो एक तंजीम बनी थी बोको हरम, उसने बैत कर ली थी, उसके बाद खैर वो हट गया, लेकिन लाइक माइंडेड लोग वहाँ भी मौजूद हैं। इवन एज फार एज फिलिपीन लोग मौजूद हैं। तो दिस इज गोइंग ऑन ऑल ओवर एंड दैट्स नॉट गोना डाई डाउन एनी टाइम सून। आज के पॉडकास्ट में तो हमने वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी जो सीआईए की अपनी आर्काइव्स में मेंशन है। अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हम किन टॉपिक्स की तैयारी करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने अब तक सोच डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।